हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज आप सभी को फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में करने वाले बिहार बोर्ड स्पेशल का बिहार बोर्ड सोशल साइंस का मॉडल पेपर ऑब्जेक्टिव का। ये मॉडल पेपर 2 होने वाला है। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर 1 लाया था, वो वाला नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। एकदम बिहार बोर्ड में जिस प्रकार मॉडल पेपर, जिस प्रकार एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, उसी प्रकार मैंने इस मॉडल पेपर को तैयार किया खुद से और आप सभी के लिए 48 क्वेश्चन यहाँ पे लाया है। और आपको 48 में कम से कम 40 से तो कम बनाना ही नहीं है। ओके, तो देखता हूँ कौन कौन बच्चे यहाँ पे है जो कम से कम 40 नंबर बनाते हैं 48 में। तो ये मॉडल पेपर बहुत ही खास होने वाली है। आप अगर एग्जाम दे रहे हो 2023 एग्जाम खास अगर आप दे रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ही काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। बिकॉज इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिया गया एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया गया और बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारा सवाल इससे टैली करेगा। तो देर नहीं करना है, कम समय में सारे मॉडल क्वेश्चन को यहाँ पे सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, मैंने यहाँ पे सारा कुछ अरेंजमेंट कर रखा है, जिस प्रकार आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेंगे उसी प्रकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो एग्जाम में आपको टोटल 148 क्वेश्चन मिलेगा, 48 क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ 40 ही सवाल बनाना है। एग्जाम हॉल में भी सिर्फ 40 सवाल बनाना है। ठीक है। और यहाँ पे भी देखते हैं कौन ऐसे बंदे हैं जो 40 का 40 मेरे को आंसर दे पाता है कम से कम। हालांकि 48 मैंने आप बताऊंगा, लेकिन 40 के 40 आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना और दोस्तों को शेयर तो हर हाल में करना, ताकि उसको भी पता चले कि वो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम मुस्कान लाइए चेहरों पे और बनाइए मजेदार तरीके से। सबसे पहला सवाल क्या बोलता है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? है ना, 1895 में, 1900 में, 1915 में या 1916 में? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1915 में की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप कब आया था? 1934 में, 1938 में, 1967 में, 1990 में? तो याद कीजिएगा, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था 1934 में। ओके, तो इसका आंसर ए बिल्कुल राइट, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी प्रकार एग्जाम में बनाना है। आगे बढ़ते हैं। नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा एक कार्यक्रम चलता है, तो उसके अंतर्गत जो है ग्रामीण मजदूर यानी कि गांव में जो रहने वाले मजदूर हैं, उनको साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? 100 दिनों के लिए या 125 दिनों के लिए या 150 दिनों के लिए या 200 दिनों के लिए? तो याद कीजिएगा, 100 दिनों के लिए, एक साल में, कम से कम एक साल में जो ना 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है ग्रामीण मजदूरों के लिए। आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1992 में, 1993 में, 1994 में, 1995 में? तो याद कीजिएगा, WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और ये हुई थी कहाँ? जेनेवा में हुई थी, जेनेवा। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल, लाजवाब सवाल पूछा गया सवाल यहाँ पे। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तुर्की को, इटली को, इंग्लैंड को, फ्रांस को? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ओके, तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट होगा। आगे देखिए, मंदार हिल किस राज्य में है? सॉरी, राज्य यहाँ पे लिखा गया, एक्चुअली किस जिले में होना चाहिए, है ना। मंदार हिल किस जिले में है? तो ये बिहार के चारों जिला का नाम दिया, मुंगेर, भागलपुर, बांका, बक्सर। मंदार हिल मतलब मंदार नाम का एक पहाड़ी है, तो किस जिला में पड़ता है? तो ये पड़ता है बांका जिले में। ओके, वीडियो अच्छी लगी तो अपना एकदम प्यार दिखाइए और वीडियो को लाइक एकदम दम भर लाइक कीजिए, मन से लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर हर हाल में कीजिए एकदम ईमानदारी पूर्वक, ताकि उसको भी एकदम मजा आए पढ़ने में। ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? ये सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसमें जितना सारा सवाल मैं पहले बोल चुका हूँ, सारा सवाल सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया एंड ये सब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकदम एक नंबर वाला सवाल ये सब है। ओके, तो इन सभी सवाल को बहुत अच्छी तरीके से आपको कर लेना है। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया था? 2004 में, 2005 में, 2006 में, 2007 में? तो इसका आंसर होगा 2005 में सूचना का अधिकार यानी कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, यानी कि इसको बोलते हैं RTI। क्या बोलते हैं शॉर्टकट में? RTI कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए, बोलता है 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला?
है ना। 1977 में हुआ था, लोकसभा के चुनाव हुआ था 1977 में। तो कौन सा पार्टी था, किस दल को जो है एकदम क्या बोलते हैं मेजोरिटी मिला था, पूरा क्लियर मेजोरिटी मिला था, एकदम स्पष्ट बहुमत मिला था, सबसे ज्यादा वोट मिला था? भारतीय जनता पार्टी को, या जनता पार्टी को, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, जनता पार्टी को मिला था स्पष्ट बहुमत। ओके, और उसी की सरकार भी बनी थी। आगे है, ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, दयानंद सरस्वती ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने? तो याद कीजिएगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय। ओके, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, राजा राम मोहन राय। चलिए आप आगे देखते हैं, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? यानी कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा उद्योग है जो कृषि पर डिपेंड नहीं करता, किसी कृषि पर बेस्ड नहीं है? जैसे सूती वस्त्र है, तो सूती वस्त्र कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड रखता है। कपड़ा जो बनता है, तो जो सूती तैयार करता है वो कहीं ना कहीं पहले खेती होता है, जैसे कपास की खेती होता है ना, रेशम की खेती होता है, तब जाके वस्त्र वगैरह बनता है। चीनी तो जानते हैं, गन्ना की खेती होता है, जूट भी खेती होता है, और ये सब जो है क्या उद्योग भी है। लेकिन सीमेंट की खेती नहीं होती है, ठीक है ना, चूना पत्थर वगैरह से सीमेंट को बनाया जाता है। तो ये जो कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए सवाल, क्या गजब का सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? सबसे बड़ा, लार्जेस्ट पोर्ट इन इंडिया, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कांडला? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। हालांकि चेन्नई, कोलकाता, कांडला ये सब बंदरगाह का ही नाम है, जिस शहर में जहां पे बंदरगाह है उसी शहर के नाम से बंदरगाह का भी नाम रख दिया गया है। ओके, तो मुंबई बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। आगे सवाल देखिए क्या बोलता है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो रामकृष्ण वर्मा, श्री कृष्ण सिंह, मजहरुल हक, सचिदानंद सिन्हा? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? सचिदानंद सिन्हा ने किया था। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, सही आंसर हो जाएगा। देखिए इस सवाल भी इंपोर्टेंट है, नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर जो है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश का एक शहर का नाम है नेपा नगर। ओके, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए प्रसिद्ध है, या सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है, या अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है, या सूती कपड़े के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए फेमस है। यानी कि आपको पता, आप इतना जानते हैं ना कि एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में वनों की संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में सबसे ज्यादा वन जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो कागज जो बनता है वो पेड़ से तो कागज बनता है ना, तो अखबारी कागज जो न्यूज़पेपर हम लोग पढ़ते हैं ना, उस कागज के लिए सबसे ज्यादा फेमस जगह नेपा नगर माना जाता है एमपी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? ये तो बहुत ही खास और बहुत ही सिंपल सा सवाल आपके लिए है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा, कमल का फूल, गेंद का फूल, चक्र? तो जानते हैं कमल का फूल जो है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और हाथ का पंजा तो जानते हैं इसका कांग्रेस का है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा मतलब नेचुरल डिजास्टर कौन सा नहीं, मतलब भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से होने वाला जो आफत आती है वो नहीं है कौन? आतंकवाद तो ये तो इंसान के द्वारा ही होता है आतंकवाद। सुनामी तो देखिए नेचुरल है ना, भूकंप भी नेचुरल है, बाढ़ भी प्राकृतिक है। तो ये कौन नहीं है? तो आतंकवाद जो है मानव के द्वारा होने वाला घटनाएं है, यानी कि मानव के द्वारा होने वाली आपदा है। तो आतंकवाद हो जागा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुई थी? 1988 को, 1989 को, 1990 को, 1991 को? तो याद कीजिएगा जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 को लागू हुआ था। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब 17 सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन सा है? ओके, मानव पूंजी के प्रमुख घटक मतलब ये हुआ कि मानव अगर पूंजी जमा करना चाहता है, पूंजी जब इकट्ठा करना चाहता है, तो उसके लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले उसके पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जब तक नॉलेज नहीं रहेगा तो वो कर नहीं पाएगा। कौशल होना जरूरी, मतलब उसके पास एक स्किल होना चाहिए, है ना, एक तरीका होना चाहिए। स्किल मतलब कौशल, तरीका, कैसे करना है। अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि ये सभी चीज जो है मानव पूंजी के लिए एक घटक है। मतलब ये सभी चीज जो है बहुत ही काफी इंपोर्टेंट है मानव पूंजी के लिए। ओके, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी गणतंत्र, लिच्छवी एक जगह का नाम है, भारत में एक जगह है लिच्छवी, और वो गणतंत्र है किस राज्य में? और ये बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र वाला स्थान माना जाता है, और वो है बिहार। और बिहार के वैशाली जिला में, ठीक है ना, बिहार के वैशाली जिला में ये जगह है लिच्छवी।
तो सवाल ऐसे ही पूछा जा सकता है कि लिच्छवी कहाँ है, तो वैशाली में है। ओके, और विश्व का सबसे पहला गणराज्य स्थान लिच्छवी माना जाता है। आगे बढ़ते, कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड मतलब समझ रहे ना, जैसे कि हुंडई, कार वाला ब्रांड आती, कार वाली ब्रांड आती हुंडई, तो ये तो फॉरेन विदेश वाला है। फोर्ड, फोर्ड जो मोटर आता है ना, वो भी विदेश का है। टोयोटो, तो जानते हैं टोयोटा जो है ये भी विदेश का है। और हमारा टाटा जो है ये तो भारत का है। तो बोला कौन विदेशी ब्रांड नहीं है, तो ये तीनों ए बी सी जो है विदेशी ब्रांड है, लेकिन डी जो है वो क्या है, विदेशी ब्रांड नहीं बल्कि भारतीय ब्रांड है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भारतीय ब्रांड। इसका मतलब क्या होता है जी, विदेशी ब्रांड के मतलब होता है, इसको बोलते हैं बहु विकल्प, क्या बोलते हैं कंपनियां, इसका नाम है हिंदी में बोलते हैं देखो मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं इंग्लिश में, मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है ना, यानी कि एक ऐसी कंपनी जो दूसरे देश में भी बिजनेस करती है। तो देखते हैं ना, टोयोटा कार हमारे देश में भी चलती है, फोर्ड, हुंडई, ये सब, कोका कोला, ये सब क्या है, भारत का नहीं है, लेकिन देखो चलती है कि नहीं चलती है। तो ये सब क्या है, विदेशी ब्रांड हो गया। लेकिन भारत का क्या, टाटा जो है विदेशी ब्रांड नहीं है, अपना भारत का है। सर्वाधिक वर्षा होती, सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? पूर्णिया में, चेरापूंजी में, कोच्चि में, या माउसिन राम में। तो भारत में एक जगह है जिसका नाम है मेघालय, मेघ जोड़ आलय मतलब मेघों का घर, और वही एक जगह है माउसिन राम, वहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दुनिया का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान माना जाता है मेघालय, ठीक है ना, ऑप्शन डी। तो आपने अब तक बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया होगा, 20 सवाल में 20 आंसर दे दिया होगा। अब हम लोग बहुत जल्दी 28 सवाल और करने वाले हैं, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। और आपका कमेंट मेरे लिए बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, आपका कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, और ईमानदारी पूर्वक कमेंट कीजिएगा कि सर मेरा कितना मार्क्स आया। ओके, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है जी? तो देखिए यहाँ पे पंच होता है, या सरपंच होता है, या प्रमुख होता है, या न्याय मित्र होता है। ग्राम कचहरी के बारे में पढ़ना है, उसका जो प्रधान होता है उसको बोलते हैं सरपंच। क्या बोलते हैं? सरपंच बोलते हैं। ग्राम पंचायत की ग्राम कचहरी का प्रधान को सरपंच कहते हैं। ये सेंटेंस, ये जो डिफिनेशन है लोकतंत्र का, ये बहुत ही फेमस, दुनिया का नंबर 1, वर्ल्ड नंबर 1 जो है डिफिनेशन माना जाता है, परिभाषा माना जाता है लोकतंत्र का। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है ना। तो ये लोकतंत्र का सबसे बेस्ट परिभाषा माना जाता है। और ये परिभाषा किसने दिया था? अरस्तु ने दिया था, या वाशिंगटन डीसी ने दिया था, या अब्राहम लिंकन ने दिया था, या जॉर्ज लॉर्ड ब्राइस ने दिया था? तो याद कीजिएगा, अब्राहम लिंकन ने दिया था। किसने दिया था? अब्राहम लिंकन ने दिया था, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति रह चुके हैं ये। तो अब्राहम लिंकन ने बताया था कि जो डेमोक्रेसी होता है, जो लोकतंत्र होता है, वो जनता का होता है, जनता के द्वारा ही होता है, और जनता के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये बहुत काफी इंपॉर्टेंट ये डिफिनेशन, याद कीजिएगा इसको। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी इंपोर्टेंट सवाल है। चीन में हुआ था, या जर्मनी में हुआ था, या जापान में हुआ था, या रोम में हुआ था? कागज का आविष्कार हुआ था कहाँ? चाइना में हुआ था। चीन में जो है कागज का आविष्कार हुआ था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट पढ़ते हैं, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? 2012 में, 2013 में, 2014 में, 2015 में? तो आपको पता होगा 2014 में 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें सबसे पहली बार जो है पीएम बने थे कौन? नरेंद्र मोदी जी बने थे पीएम। और जब 2017 का जो इलेक्शन हुआ था, कब? 2019 में हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव हुआ था 2019 में। तो उस टाइम फिर से जो है नरेंद्र मोदी जो है फिर से प्रधानमंत्री बने थे। ओके, अब जो 2024 में जो इलेक्शन होगा वो कितना नंबर होगा? 18वीं लोकसभा होगा, ठीक है ना, 18वीं लोकसभा होने वाला 24 को। आगे बढ़ते हैं, काली मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि काली मिट्टी का यूज कहाँ किया जाता है? देखिए ऑप्शन, कपास के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए, या बाजरा के लिए? तो आपको पता है जो ब्लैक सॉइल होता है, काले मिट्टी होता है, इसका यूज होता है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। और इसका दूसरा नाम है जो भी बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसको बोलते हैं रेगुर। क्या बोलते हैं? रेगुर बोलते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखिए सवाल, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? जो दाल हम लोग खाते हैं तो उसमें कौन सा पौष्टिक अंश मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, या प्रोटीन मिलता है, या विटामिन डी मिलता है, या वसा मिलता है? तो जो दाल खाते हैं ना, उसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है ना। तो दाल जो है प्रोटीन की मात्रा उसमें मिलता है। वसा वगैरह देखते हैं, जो चिकना चिकना चीज खाते हैं ना, एकदम फ्राई फूड खाते हैं, वो सब वसा वाला है। कार्बोहाइड्रेट जो मोटा अनाज होता है ना, वो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। और विटामिन डी तो जानते हैं, सनलाइट, सूरज की रोशनी में विटामिन डी हमको प्राप्त होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फिलहाल ये सवाल देखिए, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? योजना आयोग का गठन कब किया गया था?
तो 15 मार्च 1950 को, 15 सितंबर 1950 को, 15 अक्टूबर 1951 को, इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिएगा, भारत में योजना आयोग का जो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को। लेकिन एक बात याद कीजिए कि योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग रख दिया गया है। क्या? नीति आयोग रख दिया गया है, नीति आयोग। और ये कब रखा है? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है ना, 1 जनवरी 2015 को। तो याद रखिएगा ये वाला डेट भी। कि अब पूछेगा योजना आयोग का नाम बदल के कौन सा नाम रखा गया? नीति आयोग। कब रखा गया भाई? तो 1 जनवरी 2015। बोलेगा नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो यही डेट बनाना। और योजना आयोग का बोलेगा तब ये बताएंगे। ओके, चलिए आगे सवाल देखते हैं। कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत वित्त का साधन, बिहार में 2 प्रकार का वित्त का साधन पाया जाता है, एक संस्थागत, एक गैर संस्थागत। तो संस्थागत में बैंक वगैरह वगैरह आ जाएगा। जितना बैंक है ना, सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड वगैरह सब आ जाएगा संस्थागत में। तो क्या हो जाएगा? व्यावसायिक बैंक। इसके अलावा ये सब जो देखे, व्यापारी, रिश्तेदार, महाजन, ये सब गैर संस्थागत में आता है। और गैर संस्थागत में महाजन जो है सबसे ज्यादा फेमस है, ठीक है ना। गैर संस्थागत में महाजन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध आता है। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? इसका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताता हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज होता है क्या है? 4 महानगर को जोड़ने वाला सड़क, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, कोलकाता है और चेन्नई। इन चारों महानगर को जो सड़क, जो हाईवे जोड़ती है ना, उसी को बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। और ये किसके लिए है? तो पता चल गया, सड़क मार्ग के लिए, सड़क को जोड़ने के लिए काम आता है, इसको नाम दिया गया है। किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ये लाइन किसने कहा था? जो मुद्रण है, जो प्रिंटिंग है, ये ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। आज अगर प्रिंटिंग नहीं होता तो सोचिए क्या कर पाता। आज बहुत कुछ नहीं हो पाता, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये भी नहीं हो पाता, है ना, क्योंकि ये सब उसी से रिलेटेड है ना। तो प्रिंटिंग यानी कि प्रिंटिंग जो है, जो मुद्रण है, ईश्वर की दी हुई महानतम देन है। ये बात किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, या मार्टिन लूथर ने कहा था, या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, या ईसा मसीह ने कहा था? किसने कहा था? मार्टिन लूथर ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ये सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है जी। भारत में किस प्रकार के शासन प्रणाली है? संघीय एवं अध्यक्षीय, संघीय एवं संसदीय, एकात्मक एवं अध्यक्षीय, एकात्मक एवं संघीय। तो भारत में देखिए, भारत एक फेडरल है। फेडरल के मतलब हुआ, संघीय के मतलब हुआ भारत में राज्य बटा हुआ है कि नहीं, राज्यों को भी शक्ति दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल दिया गया है। और संसदीय के मतलब हो गया पार्लियामेंट्री। तो भारत में पार्लियामेंट्री चलता है कि नहीं, पार्लियामेंट भारत में। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? बी हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा है? संघ सरकार का उदाहरण का मतलब हुआ कि किस देश में जो सेंट्रल के साथ साथ स्टेट को भी पावर दिया गया है, वहां पे राज्य का भी पावर दिया गया है। तो अमेरिका है ना, अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। और ब्रिटेन और चाइना देख रहे हैं, यानी कि ये संघ सरकार का उदाहरण नहीं है। अमेरिका के अलावा आपके पास और आ जाएगा, भारत भी संघ सरकार का उदाहरण है जी, कनाडा भी संघ सरकार का उदाहरण है। ये तीनों पॉइंट याद कीजिएगा, अमेरिका, भारत, कनाडा फिलहाल, है ना, संघ सरकार का उदाहरण है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये तीनों से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा। और संघ सरकार का उदाहरण कौन नहीं होगा? तो ब्रिटेन और चाइना होगा। देखिए सवाल आगे है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? संपूर्ण क्रांति पूरे बिहार से शुरू होता है, पूरे इंडिया में फैल जाता है, इसी का नाम दिया गया संपूर्ण क्रांति। और ये सबसे पहले छात्र आंदोलन से शुरू होता है और जाके पूरा इंडिया में क्या फैल जाता है? संपूर्ण क्रांति के नाम से। तो इसके नेतृत्व करने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो ये थे कौन? जयप्रकाश नारायण। ओके, और सवाल भी आता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो वही हो जाएगा जयप्रकाश नारायण ने। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो आंसर क्या हो जाएगा? रूस में। आपने देखा होगा कम्युनलिस्ट रूल, यानी कि जिसको बोलते हैं ना रूल, जैसे आपने पढ़ा जार को बोला गया था, रूस के शासक को जार बोला जाता था, है ना, सम्राट को जार बोला जाता था। तो वो साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट रूल होना, मतलब किसी एक चीज पे अधिकार, बाकी गरीबों को सताना, इस तरह से चलता था वहां पे, है ना, राजतंत्र मतलब चलता था, साम्यवादी टाइप का। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अब 40 क्वेश्चन के करीब जा रहे हैं, मतलब आपको 40 में 40 कम से कम तो बना ही लेना है जी, है ना। 48 में कम से कम तो 40 बनाना है आपको। उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि कंज्यूमर राइट्स डे। कंज्यूमर कौन होता है? उपभोक्ता कौन होता है बाबू? जैसे हम आपसे
दुकान, मैं जैसे मैं दुकान पे कुछ सामान खरीदने गया तो मैं हो गया का उपभोक्ता, है ना। जैसे आप मेरा चीज यूज करें तो आप हो गए मेरा उपभोक्ता, ठीक है ना। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, क्या 15 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो ये देखिए फाइनेंशियल कैपिटल, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे अर्निंग करने का स्रोत बहुत ज्यादा है, फाइनेंस मतलब पैसा वगैरह कमाने का बहुत ज्यादा जरिया यहाँ पे, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे स्थापना हुई है। भारत का जितना सारा बैंक है उन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर मुंबई में है ना। इसके अलावा जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो या तो फिर जो विदेशी जो ब्रांड कंपनियां हैं, है ना, उन सभी का जो हेडक्वार्टर मुंबई में पड़ता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। आगे बढ़ते हैं, रावल किला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है? रावल किला, अब देखो ये तो नाम से पता होता है रावल किला किस जगह में है, तो रावल किला कहाँ है? उड़ीसा में है। तो सवाल ऐसे ही पूछता है, और ये क्या है? लोहा इस्पात उद्योग भी है, ओके, उड़ीसा में। सवाल नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल की मात्रा होती कितनी परसेंट जो है मानव शरीर में जल की मात्रा है? 65%, 60%, 55%, 70%। तो याद कीजिएगा मानव शरीर में जल की मात्रा है कितना? 65%। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल देखिए, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक के लिए, 14 से 15 साल तक अवधि के लिए किसानों को ऋण देता है, कर्ज देता है, ताकि किसान अपने खेत में अनाज उगा सके और आसानी पूर्वक। जैसे कि हमको ट्रैक्टर खरीदना है तो उतना पैसा कहाँ से आएगा भाई? तो किसान जो है ट्रैक्टर खरीदना है, कुछ खरीदना, मशीन खरीदना है, तो वो भूमि विकास बैंक से जो है कर्ज ले सकता है, ओके। इसको बोला गया दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? भूमि विकास बैंक। और प्राथमिक कृषि साख समिति, ये जो अल्पकालीन ऋण देता है, अल्पकालीन मतलब 2-3 साल के लिए, 1-2 साल के लिए देता है ऋण, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी कि रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दूर संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए, दूरदर्शन के लिए। तो संसाधनों की खोज के लिए जो है ना एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है ना, उसको बोला गया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है ना। क्या बोला गया? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट जो है आसमान में अंतरिक्ष में लगा हुआ है, तो इसका काम क्या है? संसाधनों की खोज के लिए, कहाँ कहाँ संसाधन कोई चीज है उसको खोजना है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 40 सवाल हो चुका है, लेकिन 8 सवाल और पढ़ते हैं। इनमें से किसे बिहार का सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य कहा जाता है पंजाब, केरल, बिहार, दिल्ली। तो इसका तो खैर आंसर हर कोई बना लेगा, बिहार वाले बच्चे। बिहार जो होगा, बिहार को पिछड़ा राज्य कहा गया है। फिलहाल ऑप्शन हमारा सी होगा। नेक्स्ट ये सवाल भी काफी इंपोर्टेंट है कि भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है, मतलब वित्तीय वर्ष इन ऑप्शन में से कौन है? तो वित्तीय वर्ष, अगर आप कंफ्यूजन होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कैसे वित्तीय वर्ष का डेट याद रखेंगे। फिलहाल इसका डेट हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो इसके पीछे राज ये है कि RBI, जिसको बोलते हैं बैंकों का बैंक, है ना, नेशनल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी स्थापना। तो 1 अप्रैल से हुई थी। अब इसको 1 साल लगने में कितना कब होगा 1 साल? तो 31 मार्च जब आ जाएगा तो 1 साल लग जाएगा। इसीलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च को जो है इसका भारत में जो है फाइनेंशियल ईयर मनाया जाता है, ठीक है ना। वित्तीय वर्ष जो है मनाया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। महासागर तल के कंपन का परिणाम क्या है? महासागर जब तल में जब कंपन होता है, जब उसमें क्या बोलते हैं, महासागर का जो फ्लोर है ना, जो ओशियन का जो फ्लोर है, अगर वाइब्रेट होना शुरू होता है, कंपन होता है, इसका मतलब सुनामी आने वाला है। तो ये परिणाम, जब महासागर का तल कंपन होता है तो क्या आता है? सुनामी आता है। सवाल कभी कभी से पूछता है कि सुनामी का संबंध किससे है? तो महासागर से है, बोल सकते हैं, है ना। और चक्रवात, तो भूकंप आता है तो जमीन पे, भूकंप तो पृथ्वी पे आती है जी। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए कौन रबी फसल है? रबी फसल, खरीफ फसल, याद रखिएगा रबी फसल जाड़े के दिनों में होता है ना। तो रबी फसल कौन सा है? गेहूं। गेहूं क्या है? रबी फसल है, ओके। और देखो अच्छा, इसको कैसे याद करेंगे? जाड़े के दिन में हम लोग क्या ओढ़ते हैं? रजाई। और रजाई से क्या हो गया? रबी। इस तरह से याद करो। तो जाड़े के दिन में हम लोग गेहूं का यूज करते हैं, गेहूं का बोया जाता है, ओके। अब खरीफ फसल बोलेगा तो क्या हो जाएगा? धान। खरीफ फसल बोलेगा तो धान हो जाएंगे। तो ये सवाल भी पूछा गया, रबी फसल, खरीफ फसल, तो बना सकते हैं आराम से। एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? एल्यूमिनियम बनाने में किस खनिज का उपयोग होता है? ये साइंस में भी सवाल आता है, सोशल में भी सवाल आता है। टिन, बॉक्साइट, मैग्नीज, लौह अयस्क। तो एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट अयस्क का इस्तेमाल होता है, या खनिज भी बोल सकते हैं या अयस्क बोल सकते हैं, दोनों सेम है, कोई ये नहीं है, ठीक है ना। तो बॉक्साइट का उपयोग करते हैं एल्यूमिनियम बनाने में।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? अंबेडकर, काशीराम, मायावती, रामविलास पासवान। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या था? काशीराम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये सवाल देखिए, बिहार संपन्न है, यानी कि बिहार किस चीज में एकदम फुलफिल है ना? तो बिहार जो है कृषि में संपन्न है जी, कृषि में बिहार जो है संपन्न है। और आखिरी सवाल आप सभी के लिए यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, उमेश चंद्र बनर्जी, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या जगह? उमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। ओके, तो आप यहाँ पे बताइए कि आपने 48 में कितना सवाल आपने सही बनाया है। और आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक खास न्यूज ये है कि अगर आपको पीडीएफ वगैरह लेना है जी, आपको पीडीएफ लेना है, नोट्स लेना है, मॉडल पेपर सब अगर एक ही बार में सब कुछ लेना है तो आपको मात्र 250 रुपये पे करना होगा इससे व्हाट्सअप नंबर पे, ठीक है ना? सिर्फ 250 रुपया। और आपको सिर्फ आपको क्या बोलते हैं, आपको सिर्फ मॉडल पेपर लेना है ना, या क्वेश्चन बैंक आपको लेना है तो उसके लिए मैंने सिर्फ 50 रुपया फी रखा है। आप चाहो तो AA ऑनलाइन सॉल्यूशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से परचेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास था, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अपने स्टेटस में जरूर लगाइएगा ये क्वेश्चन को, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। और लाइक में कर देना, पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ जाइएगा और घंटा वाला बटन दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा या क्लास चलेगी तो आपके पास मैसेज चल जाएगा और आप जो है ऑन टाइम एकदम सही समय पे लाइव आकर के क्लास पढ़ पाओगे। तो वीडियो को करते हैं लास्ट, कैसे लगी वीडियो कमेंट, सारा कमेंट करेंगे ताकि मैं भी जानूं कि आपको कितनी अच्छी लगी वीडियो। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।